ऑफ जून का एडिटोरियल सेक्शन चेक करेंगे हम, जो आज बहुत अच्छे एडिटोरियल आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इनविजिबल टैक्स। इनविजिबल टैक्स क्या होता है, कि इनविजिबल टैक्स कैसे वर्क करता है और क्या होता है इनविजिबल टैक्स, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो इनविजिबल टैक्स देखेंगे किस चीज़ का इनविजिबल टैक्स क्या बताया गया और इसको कैसे चीज़ों किया गया। अभी टाइम क्या चल रहा है, एक तो इन्फ्लेशन इतना हाई चल रहा है, हर चीज़ महंगाई है, तो महंगाई हर चीज़ है, उसको बोला तो कंट्रोल कैसे करें, रेन कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। पीपल जो फेस करें साइमल्टेनियसली, पीपल फेस करें इनकम लॉसेस का, मेडिकल कॉस्ट जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, मतलब बीमार हो रहे हैं तो वो अलग खर्चा है, इनकम नहीं मिल रही है और ऊपर से इन्फ्लेशन आ गया है, तो हम उसको कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड वेव में यही प्रॉब्लम देखी जा रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सेकंड वेव में है वो इन्फ्लेशन की, राइजिंग प्राइस, जो मैंने कल आपको बताया था होलसेल प्राइस के बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में, तो आज रिपीट नहीं करूँगा। कल मैंने आपको प्रॉपर उसका डिफरेंस बताया था कि क्या क्या इसका डिफरेंस होता है, उसको आज मैं रिपीट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं, जो आगे हम बताने वाला हूँ जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड है, इसमें सारी चीज़ यही आई है जो घूम फिर के जो इसमें बात करें, तो जो 25 साल का रिकॉर्ड हो गया है कि जो आपका होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है सबसे हाई गया है, और पूरे 6 मंथ में जो आपका इस बार का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 6.3% रहा है। जो अपनी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि 4% रहना चाहिए, ±2 चल सकता है, यानी कि 6 और 2 के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी होना भी ज़रूरी है। उससे क्या होता है, इकोनॉमी को बूम मिलता है, इकोनॉमी में मतलब कि ग्रोथ चलती रहती है, ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है। तो यही सारी बात करेंगे कि जो फ्यूल है और लाइट है इसका इन्फ्लेशन 11% पहुंच गया है। फिर आपने देखा कि पेट्रोल 100 रुपीज़ कहीं ना कहीं डीजल इन राजस्थान में वो क्रॉस कर गया है। फिर जो एस्टिमेट लगाया जाए 31 मंथ में, मतलब सबसे ज़्यादा जो एस्टिमेट लगाया जाए अपना जो 6.6, इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है चीज़ों में। फिर आरबीआई गवर्नर की बात करते हैं, तो ये कौन सी पॉलिसी फॉलो करें, ये बोला कि आपको स्टिक एक्शन लेना चाहिए, एक स्पेस मूवमेंट लेना चाहिए, मतलब कि आपको स्टिक एक्शन लेना चाहिए कम करने के लिए। पर आरबीआई बोलता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत स्लो डाउन है, उसको ग्रोथ कर रहा है, तो उसके लिए हमने कुछ समय के लिए थोड़ा लूज रखेंगे। किस चीज़ को लूज रखें, कंट्रोल कैसे होता है इन्फ्लेशन, मैं आपको सब बताऊंगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है कि रेपो रेट से कम कर लिया जाए तो लोग पैसा कम आएगा, बैंक से लोन कम लेंगे तो मार्केट में कम पैसा आएगा। तो आरबीआई ने क्या बोला, क्योंकि साइमल्टेनियसली कि आपकी इकोनॉमी भी बहुत स्लो डाउन है, इकोनॉमी में इकोनॉमी को पैसा चाहिए, पैसा देंगे, एक तो इन्फ्लेशन हाई है, पैसा देने से और इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो उन्होंने बोला कि एल्बो रूम, मतलब कि एक स्पेस फॉर ए मूवमेंट, थोड़े समय के लिए हम ऐसी पॉलिसी, एक एकोमोडेटिव पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं कि ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी मिल जाए, कि एक तरह से ग्रोथ हो जाए, उसके बाद हम चीज़ों को रोक लेंगे। हम डोविस पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, डोविस करते तो एक तो वैसे ही स्लो डाउन है तो और इकोनॉमी नीचे हो जाती है। सब एक्सप्लेन करूँगा, डोविस क्या है, एकोमोडेटिव पॉलिसी क्या है, उसके बाद तो सारी पॉलिसी बताऊंगा। तो ये पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी जो चल रही है एकोमोडेटिव जो अप्रोच चल रही है, फैसिलिटी दी जा रही है कि थोड़ा टाइम के लिए हम क्या करें, इंटरेस्ट रेट कम करें और फिर उसके बाद उसे कंट्रोल करने के बाद तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ऐसा किया। पर उन्होंने एक सजेशन दिया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फरवरी से वो सजेशन दे रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है नियर अबाउट, आप ये मानो कि 32 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद फिर इतने ही रुपये 20 के आसपास क्या है, एक मानो 50 to 60 रुपीज़ का टैक्स आप पे कर रहे हो। 40 रुपीज़ का ही पेट्रोल आ रहा है, पर 60 रुपीज़ उसमें कैसे जा रहे हैं, पेट्रोल के जा रहे हैं। अब पूछा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम जो मनी है हम वेलफेयर स्कीम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वैक्सीन खरीदने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लोगों की जॉब नहीं है, इनकम लॉसेस हुआ है, हाई मेडिकल कॉस्ट बढ़ गई है पेंडेमिक टाइम में, ठीक है ना, उसके लिए वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं हम, ये करें। तो गवर्नमेंट का स्टैंड भी इन्होंने बोल दिया है, गवर्नमेंट बोला है कि हम इस चीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम वो पैसा इस चीज़ में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो अब इसमें कुछ वर्ड आए हैं, जैसे मैंने आपको CPI WPI तो मैंने कल बता दिया, तो आज उसको रिपीट नहीं करूँगा। आपको देखना है तो 1.5 करके कल की वीडियो आप देख सकते हैं, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये वाला सारी चीज़। तो आज मैं बताने जो वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ अकोमोडेटिव स्टैंड क्या होता है, ठीक है ना। तो हम जाते हैं अपने नोट्स पे। पहली बात जो आती है वो आती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये आरबीआई एक्ट 1934 से इसको बनाया गया है, ठीक है ना। आरबीआई एक्ट 1934 से इसको बनाया गया है, जस्ट वेट अ मिनट। आरबीआई एक्ट 1934 से इसको बनाया गया है, और इसमें क्या होता है कि 6 मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके आरबीआई के, जिसमें होता है आपका आरबीआई गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, एग्जीक्यूटिव
डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल बैंक के, वो सारे इसके मेंबर होते हैं। उसके बाद 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट चुन के भेजती है। 3 मेंबर गवर्नमेंट, 6 मेंबर आपको याद रखना है, 6 मेंबर होते हैं। अब इसके काम क्या होता है कि पॉलिसी रेट जो होता है उसको ऊपर नीचे करना। उससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा भेजना, कम करना पैसे को मार्केट से। तो पॉलिसी रेट से आपका MSF हो गया, रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, लिक्विड रेट हो गया, LAF रेट हो गया। तो ये कुछ रेट हैं। इसमें क्या आता है, CRR आता है आपका इसके अंदर, ठीक है ना। CRR भी बोल सकते हैं, SLR भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस चीज़ को करने के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी बैठती है। तो 3 मेंबर किसके होते हैं, RBI के, 3 मेंबर गवर्नमेंट के। आगे चलते हैं। जो 3 मेंबर होते हैं RBI के, वो कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं कमेटी के। डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं सेंट्रल बैंक के। ये सारे मेंबर RBI से होते हैं। अब गवर्नमेंट जो मेंबर बनाती है, वो मेंबर कैसे चुने जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे चुनती है, उसके लिए भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है। यानी कि वो कमेटी चुन के 3 मेंबर आगे भेजती है। तो इसमें कमेटी में कौन मेंबर होता है, इसमें कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी होते हैं, और 3 एक्सपर्ट होते हैं। यानी कि 5-6 मेंबर की कमेटी रहती है। ये 3 मेंबर चुन के भेजती है। अब ये 3 मेंबर जो अपॉइंट किए जाते हैं, चूज़ करते हैं 3 मेंबर 4 साल के लिए किए जाते हैं, और ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट भेजती है। तो ये ऐसा है। RBI की तो पता ही, RBI तो ऑटोमेटिक वही बनेंगे, जो गवर्नर होगा, डिप्यूटी गवर्नर होगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा सेंट्रल बैंक का, वो तो चेंज होती रहती है पोस्ट, तो वो तो वही बनेंगे। और इसमें क्या, गवर्नमेंट चुन के भेजती रहती है 4 साल के लिए। अब डिसीजन होता है कि 6 मेंबर होते हैं, जो मतलब 4 का वोट हो गया तो मेजोरिटी वाला डिसीजन माना जाएगा, जो माना जाएगा। अगर टाई हो जाए, 3 मेंबर टाई हो जाए, फिर कास्टिंग वोट किसके पास पावर होती है, RBI गवर्नर के पास पावर होती है, जो आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, किसका, चेयरपर्सन होता है मॉनेटरी कमेटी का। तो उसके बाद पावर होती है कौन से डिसीजन को मानना है। तो कास्टिंग वोट जब टाई हो जाता है किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी आपके स्टेंस क्या होते हैं। एक होता है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश में क्या किया जाता है कि पहले जो क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन है मार्केट में, बहुत एक्सेसिव इन्फ्लेशन है, तो क्या किया जाएगा, हॉकिश, हॉक मतलब जो चील व्हील से रिलेटेड है। तो एक तरह से क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कैसे हाई होगा, तो रेपो रेट जो बैंक लोन लेता है RBI से, उसको बढ़ा दिया जाएगा। RBI क्या करेगा, रेट ऊपर बढ़ा देगा, तो बैंक भी क्या करेगा, बैंक भी अपने रेट बढ़ा देगा। तो लोग क्या लेंगे, कम लोन लेंगे। लोन कम लेंगे तो लोन मार्केट में पैसा वो आएगा नहीं, इन्वेस्ट करेंगे। देखो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई किया, लोगों ने लेस लोन लिया, तो लेस मनी गया मार्केट के अंदर। फिर लो डोमेस्टिक डिमांड हुई, जब मनी नहीं है मार्केट, पैसा ही नहीं है, तो लोग कम चीज़ खरीदेंगे, कि डिमांड कम करेंगे, सर्विसेज कम करेंगे, मतलब चीज़ें को कम खरीदेंगे, मतलब कम। अभी वो किस चीज़ से जाते थे, अभी वो जाते थे मतलब प्राइवेट व्हीकल से। फिर वो क्या करेंगे, फिर वो कब बस पकड़ेंगे, 10 रुपये वाला पकड़ेंगे, तो सर्विस कम होना स्टार्ट होगी, तो प्राइस स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्रिवेंटिव इन्फ्लेशन के लिए पूरा सर्किल ऐसे घूमता रहता है। तो ठीक है ना, उस बेसिस पे काम किया, तो उसे बोलते हैं हॉकिश। अभी हॉकिश क्यों नहीं अपना सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मार्केट में स्लो डाउन है, तो क्या मनी पहले से ही कम है, तो हमें मनी को इन्फ्यूज़ करना है। तो उसका मतलब ये है कि हमें डॉविश पॉलिसी अपनानी चाहिए, नहीं डॉविश भी नहीं अपना सकते कंटिन्यू टाइम के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक ऑलरेडी इन्फ्लेशन है और फिर ऊपर से फिर और बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन। तो ये भी एक सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, मोनली ये पॉइंट भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट आपका क्या है, आपका इंक्रीज़ किया है आपने, तो उससे क्या होता है, आपका जो स्ट्रेंथ होता है, जो कंट्री की करेंसी है ना, वो स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होती है। यानी कि इन कम्पेयर टू डॉलर के मुकाबले आपका पैसा मजबूत होता है। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजेज, देन यूजुअली द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी राइजेस। ये आपको कमेंट में बताना है कैसे होता है ऐसा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा दिमाग लगाना, आप समझ जाओगे। फिर होता है डोविश मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड। डोविश में क्या होता है कि इसमें उल्टा होता है। हॉकिश में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है ताकि इन्फ्लेशन कम की जा सके या फिर स्टेबल की जा सके। इसमें क्या होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है कि ऑलरेडी डिफ्लेशन है, तो बढ़ाना है आपको, यानी कि 2% से बहुत मंदी चल रही है, तो मंदी से भी फ़ायदा होता है, लोगों की जॉब चली जाती है। वो कैसे, अगर मंदी चल रही है, लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं, तो जैसे कंपनी 10 प्रोडक्ट बना रही थी, अब बिक नहीं रहे हैं, तो 5 बनाएगी, तो उसने 10 बनाने के लिए 20 आदमी रखे हुए थे, तो 5 बनाएगी, 10 ही करेगी, तो 10 की नौकरी चली जाएगी। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ग्रोथ रहने के लिए इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक में क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट वांट टू, मतलब कि डिफ्लेशन को मतलब क्या करना है, अगेंस्ट में कुछ करना पड़ेगा, नीड टू स्टिमुलेट करना पड़ेगा इकोनॉमी को, लो इंटरेस्ट रेट करना होगा। अब लो इंटरेस्ट रेट करेंगे तो मनी आएगी मार्केट में, डिमांड इंक्रीज होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो जनरल प्राइस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो थोड़े राइज होंगे। इन्फ्लेशन जो हम
नॉट ऑलवेज हार्मफुल टू द इकोनॉमी, हमेशा ये हार्मफुल नहीं होती है, इन्फ्लेशन हमेशा हार्मफुल नहीं होती है। इट नीड टू ट्रिगर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाती है, ऐसा भी आप याद रखो। कैसे बढ़ाती है मैंने आपको समझा दिया कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करते इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पर फिर लॉरेंस कर्व क्या बोलता है, लॉरेंस कर्व क्या बोलता है वो आपको बताना, सॉरी फिलिप्स कर्व क्या बोलता है, फिलिप्स कर्व आपके जाके पढ़ना वो क्या बोलता है। लॉरेंस कर्व तो अलग चीज़ है, वो इनइक्वालिटी की बात करता है, लॉरेंस कर्व आपके गिनी कोफिशिएंट वो अलग चीज़ है। पर फिलिप्स कर्व क्या बोलता है, थोड़ा उल्टा बोलता है। वो क्या बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ऐसा भी नहीं है। पर ठीक है, वो उनका कुछ अपनी थ्योरी है, बहुत लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे। तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट रखना पड़ता है कि लीड होता है उससे हाइक होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। वो कैसे होगा, लोएस्ट रखेंगे मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज में, तो उससे क्या होगा, जब 10 चीज़ बन रही थी पहले, फिर 20 चीज़ बनेंगी, 10 चीज़ के लिए आपने 10 एम्प्लॉयज़ रखे थे बनाने के लिए, अब 20 के लिए 20 रखने पड़ेंगे, 10 आपको हायर करने पड़ेंगे या फिर नौकरी देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, जनरेट होता है। ये पॉसिबल क्या करता है, वीक करता है करंट कंट्री की करेंसी है उसको वीक करता है। तो थोड़ा ये स्टेप याद रखना, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। अब अकोमोडेटिव आपने देख लिया, एक घटाने वाली है एक बढ़ाने वाली है। तो अकोमोडेटिव स्टैंड क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या किया जाता है, एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट रेट को लोअर किया जाता है, जो अभी किया जा रहा है। क्योंकि इकोनॉमी में क्या है कि ग्रोथ लानी है, कि स्लो डाउन है इकोनॉमी में और ग्रोथ लानी है, तो उसके लिए क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टिमुलेट करता है आरबीआई और डिक्रीज़ करता है इंटरेस्ट रेट को, तो मेकिंग मतलब कि चीपर बन पाए, लोग चीज़ें खरीद पाएँ। उसके बाद क्या करता है, चीज़ें जब एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हो जाती हैं उसको फिर टाइट कर लेता है, फिर दोबारा से इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, मतलब बढ़ा देता है इंटरेस्ट रेट को। तो यही है कि ऊपर नीचे इसमें करता रहता है और शॉर्ट टाइम के लिए इसमें क्या करता है, लो रखता है और फिर एकदम से बढ़ा देता है इंटरेस्ट रेट आरबीआई, तो मार्केट में पैसा कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो कंट्रोल हो जाती है इन्फ्लेशन। तो ये हो गया ये। अब न्यूट्रिएंट मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ना रेट बढ़ाने की ना रेट घटाने की, बिल्कुल ठीक चल रही है आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, बाय द टैक्सेशन में अच्छा मिल रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी अच्छा कर रही है, तो कंडीशन जस्ट राइट कंडीशन में है। तो ठीक है, पॉसिबिलिटी ये रहती है कि न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई क्या करे, इसी कंडीशन में चलाए, ना घटाने की ज़रूरत हो ना बढ़ाने की ज़रूरत हो, पैसा भी ठीक मिल रहा है, ना रेट पॉलिसी रेट डिक्रीज़ करना हो ना इंक्रीज़ करना हो, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रल। अकोमोडेटिव पढ़ ली, पहले घटाना हल्का सा फिर बढ़ाना। आपने क्या पढ़ लिया, डोविश पढ़ ली, तो डोविश में घटाना ही घटाना है, इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन में चल रही है, थोड़ा इन्फ्लेशन मार्केट में लानी है, हॉकिश में क्या है, ज़्यादा इन्फ्लेशन है और थोड़ा चीज़ों को ठीक करना है। तो ये आपने पढ़ लिया पूरा जो मैंने आपको बताया। जो आरबीआई अभी कौन सी अपना रहा है इंडिया में, ये अपना रहा है क्योंकि स्लो डाउन है इंडिया में, तो आरबीआई ये वाली पॉलिसी अपना रहा है। हम आते हैं अपने दोबारा से हिंदू को। जो दूसरा जो एडिटोरियल आता है वो आता है अमेरिकन मिस्टेक इन द फॉर एवर वार। अभी क्या है, अमेरिका किस चीज़ में था, अमेरिका था वार के अंदर कैसे, अमेरिका में अंदर 26/11 में हमला हुआ था उसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सॉरी वर्ल्ड ट्रेड नहीं, उसके मतलब कि ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी, बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर हमला हुआ था। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी अमेरिका की, वो और थी ट्रेड के लिए, और ठीक है उस पर हमला हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग पे कुछ ऐसे बोलते हैं। तो उसके बाद उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे जो आपको वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रण लिया था, एक चीज़ बोली थी कि हम क्या करेंगे, हम तालिबान को ख़त्म करके छोड़ेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने जो प्रण लिया था अच्छी बात थी, टेररिज्म था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, बहुत हमले करता था इधर उधर, तो अच्छा स्टेप लिया था। पर अब क्या कर रहे हैं वो 1 मई से, पहले 1 मई बोला था जो ट्रम्प थे, उन्होंने 1 मई बोला था, और इन्होंने जो न्यू आया जो बाइडन है, इन्होंने वही 26 सितंबर बोल दिया कि विड्रॉल करना अपनी आर्मी को, वहाँ से अफ़गानिस्तान से विड्रॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ क्या है कि 20 साल पहले वार स्टार्ट हुई थी, दोबारा से आपने क्या किया, विड्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। पीस टॉक जो अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में आपने स्टार्ट की थी, दोहा अकॉर्ड भी बोलते हैं, लास्ट ईयर दोहा में स्टार्ट हुई थी, फ्रोज़न हो गई है फॉर ए मंथ, अब उसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है। तालिबान ने सीज़ करना स्टार्ट कर दिया एक डिस्ट्रिक्ट को और 4 डिफरेंट रीजन को दोबारा से उसने अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ की आर्मी विड्रॉल कर रही है, अमेरिकन आर्मी। अब वो इतने सक्षम नहीं है उनके देश वाले, अफ़गानिस्तान की आर्मी जो है वो उन्हें हैंडल कर पाए, तो उन्हें दोबारा से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे काबुल हो गया आपका, लश्करगाह हो गया आपका, हेलमंद हो गया, कंदाहार हो गया, तो इन एरिया में दोबारा कब्जा कर लिया है। तो अब जो कंडीशन आ गई है 22% जो अफ़गानिस्तान में है वो तालिबान का कब्जा है, 24% गवर्नमेंट का कब्जा है। तो यही मानो कि एक तरह से चीज़ें चल रही हैं। फिर टेरिटरी वही कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो गया कि कब्जा करना दोबारा स्टार्ट कर दिया, तो अब दोबारा देखना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि हमारे इंडिया के लिए भी बहुत बेकार कंडीशन है। मैं आपको बताऊंगा, इंडिया
कैसी कंडीशन आएंगी इंडिया के सामने अगर ऐसा होता है, क्योंकि टेररिज्म जो है वो किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता, और उसे कोई जगह मिल रही है पनपने के लिए तो वो तो बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन है। फिर ये बोलते हैं कि यूएस ने 3 फंडामेंटल मिस्टेक की हैं जो पूरे वर्ल्ड में, इसे क्या बोला जाता है, अफगानिस्तान को इसे बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ अम्पायर, कि यहाँ पर इतने सारे देशों के अम्पायर जो मतलब कि राजा थे उन कब्जा करने आए, पर आज तक इस कंट्री पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। इसके जो टेरेन कंडीशन है ना, जोग्राफिकल कंडीशन है, वो ऐसी है जो वहाँ के पश्तूनी लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, आपके अफगानी लोग हैं, वही जी सकते हैं उस कंडीशन में, ठीक है ना। इतना ट्राइन है, पहाड़ है, इधर ये है, इधर रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट है, इधर वो है, इधर ये है, तो मतलब पूरी कंट्री में अमेरिका भी इस पर मतलब पूरी तरह हरा नहीं पाया वहाँ के आतंकवादियों को। तो वो ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ अम्पायर बोला जाता है, और उस ग्रेवयार्ड अम्पायर को बीच में ही छोड़ के जा रहा है कौन, सुपर पावर। इन्होंने यही बोला है कि सुपर पावर आपका जो ह्यूमिलिटेशन है एग्जिट फ्रॉम द क्लिच ग्रेवयार्ड ऑफ अम्पायर से जा रहा है। फिर उन्होंने कुछ हिस्ट्री बताई है कि हिस्ट्री कैसे, कुछ 3 फंडामेंटल स्ट्रेटेजी बताई है। पहली तो यही है कि जो आप कंडीशन में आप आए थे, जब यूएस आया था अफगानिस्तान, पहले उसे लर्न करना चाहिए था इसकी हिस्ट्री क्या है इस एरिया की, कि कंट्री की हिस्ट्री क्या है। यहाँ आज तक कोई टिका नहीं है, यहाँ आज तक जो भी कब्जा करने आया वो आज तक या तो मर गया है वहीं पे, या फिर छोड़ के चला गया, पूरी तरह कब्जा करना नहीं कर पाया। कुछ हिस्ट्री दी है, जैसे दाऊद मोहम्मद थे 1980 में ब्रिटिश इन पे आए थे कब्जा करने के लिए, तब भी ये हार गए थे। उसके बाद अफगान भी जो है उन्हें पश्तूनी मतलब वॉरियर रहते हैं, ठीक है ना, और ब्रिटिश और इंडिया ट्रूप्स भी वहाँ पे मतलब कि गए थे। एक डॉक्टर बचा था, वो भी उन्होंने किलिंग कर दिया था, ठीक है ना, जब ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, यूएस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ठीक है ना, ये सब कहीं ना सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ को। तो आपको टेस्ट करना चाहिए था फील्ड कैसा है। आप एकदम से इस फील्ड में आ गए, 2011 में उतर गए कि आप टारगेटिंग किया आपने एनिमी जैसे अलकायदा को, ठीक है ना, जो आपका सितंबर 11 में हमला हुआ था टेररिस्ट का, ठीक है। तो आपको सोचना चाहिए था इस एरिया की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, इस एरिया की हिस्ट्री कैसी है। आज तक कोई इस पर विजय नहीं पा पाया, कि कोई हरा नहीं पाया जो वहाँ के लोग हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए था। ये बुश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उस टाइम पे जब ये आए थे, इन्होंने आर्मी भेजी थी, तो एक तो न्यू कंजर्वेटिव ग्लोबल ऑफ द सोच थी उनकी, ऐसी सोच थी, पर उनको चेंज करना चाहिए था। जो आप वहाँ रीबिल्ड करना चाहते थे, डेमोक्रेसी लाना चाहते थे अफगानिस्तान में, वो आप कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं उस चीज़ में। तो पहला आपने उन्होंने बताया कि आपको 3 जो फंडामेंटल जो चीज़ें थी याद रखनी चाहिए थी, वो थी आपकी उस जोग्राफिकल एरिया कैसा है, उसकी हिस्ट्री कैसी है। फर्स्ट इन्होंने ये बताया फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में बताया आपका स्ट्रेटेजी फेलियर रहा है आपका, कि कैसे कि अलकायदा ड्राइविंग बैक इनटू द केव, वो माउंटेन में चला जाता है, ठीक है ना। आपने देखा कि जो आपके अब्दुल सलाम जो आपके जहीर थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिया था और बोला था कि हम दोबारा छोड़ देंगे इस चीज़ के ऊपर। आपने अपना वही रुख अपनाया, उनको मतलब मारा ही आपने, जो अपने उन्होंने बोला था आपने। पहले क्या हुआ था, जब यहाँ पे अमेरिका की फोर्स आई थी, वहाँ के कुछ लीडर्स थे, उन्होंने एक कंडीशन रखी थी यूएस के सामने, ठीक है हम सरेंडर कर देंगे पर हमारी इन बातों को मान लिया जाए। उस टाइम पे आपने बात मानी नहीं उनकी, आपने नेगलेक्ट कर दिया ठीक है ना चीज़ों को, और आपने उनको फिर वही रखा कि मेरे उन पे हमला ही करना जारी रखा। तो वो इस बात को आपको समझना चाहिए था। अब जो आप पीस टॉक की बात कर रहे हो, तब उन्होंने खुद ऑफ़र रखा था तालिबान ने पीस टॉक के लिए, तब आपने क्या किया था, मना कर दिया था। यही सारी बात की थी। और साइड बाई साइड आपने एक चीज़ और स्टार्ट कर दी, यूएस लॉन्च द इराक इन्वेजन। यूएस ने इराक का इन्वेजन भी स्टार्ट कर दिया, सद्दाम हुसैन को किलिंग किया, एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी देर, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। तो दूसरी मिस्टेक ये करी कि आप एक फ्रंट पे वार लड़ सकते हो, आपने 2-2 फ्रंट खोल दिए सेंट्रल एशिया में आके, ठीक है ना। एक फ्रंट तो चल ही रहा था आपका इधर 2001 से, एक फ्रंट आप दूसरा चालू कर दिया सद्दाम हुसैन इराक वाला, तो आप मल्टी फ्रंट पे कैसे लड़ सकते हो, ठीक है ना। सेम चीज़ से आप फाइट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना चाहिए जो आपने मिस्टेक की है। दूसरी बोलते हैं पाकिस्तान को आपने सपोर्ट लिया। पाकिस्तान स्ट्रेटेजी की सपोर्ट करता है तालिबान की, वो ड्यूअल गेम खेलता है, वो सपोर्ट ही करता है यूएस की भी और अफगानिस्तान में मतलब तालिबान की भी सपोर्ट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि तालिबान हैज़ बीइंग द वाइल्ड कार्ड टू चेक द इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के यूज़ करता है तालिबान का कि जो हमारा जो इन्फ्लुएंस है ना अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है इंडिया का। बहुत सारी हमने मॉन्यूमेंट डेवलप किए हैं, बहुत सारी पार्लियामेंट हमने डेवलप की है, और फ्रेंडशिप डैम बनाया है, इवन रोड बना रहे हैं वहाँ पे। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है ना पाकिस्तान से छूता है। हम चाहते हैं पाकिस्तान को इधर से ही बॉर्डर से कंट्रोल रखें, उधर से ही कंट्रोल रखें बॉर्डर, क्योंकि वॉच डॉग उधर से हम ईजी कर पाते हैं। जो आपका बलूची एरिया वहाँ पे इन्फ्यूज़ कर पाते हैं अपने रॉ के एजेंट को, किसी भी चीज़ को हम इन्फ्यूज़ कर पाते हैं। हमारे साथ एक सेफ जोन है कि अफगानिस्तान में रह के हम पाकिस्तान को कंट्रोल रखें। अब पाकिस्तान क्या करता है, तालिबान का यूज़ करके इंडिया को कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। फिर यूएस डिक्लेयर द विक्ट्री इन अफगानिस्तान, मतलब उन्हें ऐसी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी जैसे वो इराक में विक्ट्री डिक्लेयर कर दी, ऐसे उन्होंने वहाँ पे अफगानिस्तान में कि हम जीत गए,
ख़त्म हो गया, पर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, तालिबान रीग्रुप दोबारा हो गया। वो पहले स्टार्टिंग में बहुत, जब अमेरिका आया था उन्होंने हमले किए तो बहुत मतलब कमज़ोर हो गया था, जब भी तो उन्होंने बोला था हम बात कर लेंगे, हम आपसे बात करके हम सॉल्व कर लेंगे, पर वो माने नहीं, तो अब वही प्रॉब्लम सारी फेस करनी दोबारा से पड़ रही है। जो तीसरी चीज़ बोलते हैं कि सिलेंडर टू द तालिबान, अब यही बात बोली है कि सिलेंडर कर दिया अमेरिका ने भी तालिबान के सामने। एक तरीका यही है कि जो अब क्या किया है अमेरिका ने, अपनी अप्रोच सेंट्रल एशिया से निकाल के, सेंट्रल एशिया रीजन है इससे निकाल के इंडो पैसिफिक रीजन में आ गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में क्यों आ गया? क्योंकि अब जो राइजिंग ऑफ चाइना हो रहा है ना वहाँ पे, तो अब उसने अपना पूरा शिफ्ट कर दिया, तालिबान जुड़ रहा है, तालिबान सोच रहा है कि वो जीत गए, उन्होंने दोबारा से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया सिटीज़ पर। जैसे मैंने बताया, वो दोबारा से नई नई सिटीज़ कब्जा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यही अप्रोच इन्होंने बोली है कि आपने किया कि इतने लाख उनके ट्रुप्स हैं, जो अफगान ट्रुप्स हैं 2 लाख के आसपास ट्रुप्स हैं, उन्होंने ट्रेन करते थे, अमेरिकन सोल्जर ट्रेन करते थे, वही इक्विपमेंट प्रोवाइड करते थे। तो वही है कि अब वो प्रॉब्लम फेस वो भी करना स्टार्ट करेंगे। तालिबान रिकोनाइज है, मतलब कि अब तालिबान अपने आप को बढ़ा देगा, एक पूरा इसे फील्ड मिल जाएगा फाइटिंग करने के लिए, मतलब एक तरह से टेररिस्ट को पूरा एक जगह मिल रही है, कंट्री मिल रही है पूरी करने के लिए। तो एक प्रॉब्लम इंडिया के साथ नहीं पूरे वर्ल्ड के साथ भी हो सकती है, फिर वो भी ऐसी कंट्री बन सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया धमकी देते रहते हैं, तो वो भी किसी कंट्री को भी धमकी दे सकते हैं। तो ये हमने पूरा जो एडिटोरियल पढ़ा, हमने ये पढ़ा यूएस और अफ़गान से रिलेटेड, इसमें कहीं इंडिया का रोल नहीं आया। इंपॉर्टेंट हमारे यूपीएससी क्या है कि इंडिया का रोल कैसे इसमें हो सकता है, इसके लिए मैंने यूएस और अफ़गान की हिस्ट्री तो बता दी। आप 3 फंडामेंटल जो उन्होंने बताया ना, 3 फंडामेंटल मिस्टेक क्या है वो याद रखना। ये पहली जो बताई है इन्होंने, वो उनके प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान नहीं था, उनकी हिस्ट्री चेक नहीं की, स्ट्रेटेजी फेलियर हुआ उनका कई बार। जब उन्होंने बोला कि हम, जब तालिबान ने खुद बोला कि हम शांति करना चाहते हैं, आप प्लीज़ बात करें, तब हमने नेगलेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। हमें ये नहीं पता था पाकिस्तान भी उन्हें सपोर्ट करता है, कि आप सोचना चाहिए पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो ड्यूअल गेम खेल सकता है, ये भी सोचना चाहिए था। फिर जो आपकी स्ट्रेटेजी चेंज की आपने, सेंट्रल एशिया से घुमा के इंडो पैसिफिक रीजन में कर दिया, तो वो भी आपको नहीं करनी चाहिए थी अगर आपको अफ़गानिस्तान के प्रोस्पेक्टिव वे में सोचना था। तो सारी न्यूज़ इससे रिलेटेड है। अब हम चलते हैं अपने, एक मिनट सर, अब हम चलते हैं अपने किस चीज़ पर, बेसिक नोट्स पर। तो बेसिक में जो मैं पढ़ने वाला हूँ वो आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे अफ़गान और उसके बीच में। इसके लिए मैंने एक आपको आंसर राइटिंग भी बताया। आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है, ठीक है ना, अमेरिकन डिसाइडेड टू लीव अफ़गानिस्तान, ठीक है ना, अमेरिका ने डिसाइड किया लीव अफ़गानिस्तान। व्हाट वाज द इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, किसके ऊपर, होल रीजन, उस रीजन के आसपास जो अफ़गानिस्तान का है, ऑब्वियसली इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और इंडिया, क्योंकि इंडिया हमें याद रखना है, क्योंकि इंडिया इज़ ए पार्ट, यूपीएससी इंडिया को ही दिमाग में रख के चीज़ें पूछता, तो क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे वो आपको बताना है। पर थोड़ा अमेरिका के और इनके रिलेशन के बारे में, कब आया, कब उसने हुआ, क्यों आया, थोड़ा वो एक्सप्लेन करना। उसके बाद इम्प्लीकेशंस लिखना कि अराउंड सराउंडिंग एरिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, सेंट्रल एशिया इज़ ए गुड प्लेस ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना। फिर और भी चीज़ें एक्सप्लेन करना वहाँ के आसपास के रीजन के, क्योंकि वहाँ पे पहले इंस्टेबिलिटी है सीरिया के अंदर, फिर ईरान और इधर सऊदी अरेबिया की चलती है, और फिर और भी इंस्टेबिलिटी बताना उस एरिया में पहले से ही जो है। फिर टर्की अभी शांति है, फिर ईरान के अंदर अपनी टसल चालू है, ठीक है। तो एक तरह से पूरी इंस्टेबिलिटी अभी अफ़गानिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगी, तो और ज़्यादा उस रीजन में इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेंगे वो आप एक्सप्लेन करना, और 10 बजे से पहले पीडीएफ फॉर्म में इस वाले टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब शेयर वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का ग्रुप। अब मैं आता हूँ कि अफ़गानिस्तान एंड यूएस एग्जिट। अभी क्या है कि एज द लास्ट अमेरिका ट्रूप्स बीइंग द लीव अफगानिस्तान, इट वाज कुड बी इम्प्लीकेशन टू द होल ऑफ द रीजन एंड द बियॉन्ड। कि जब एक, खुद सोचो ना, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया फोर्स है यूएस की, वही छोड़ के चली जाएगी इस प्ले ग्राउंड को, तो अफगान की फोर्स से क्या कर पाएगी अकेली, तो वो भी एक चीज़ है। इट इज़ द लीड टू द सुपर पावर ह्यूमिलेशन एग्जिट फ्रॉम द क्लिंच फॉर द ग्रेवयार्ड ऑफ अम्पायर, जो अखबार में आया वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब वाई यूएस एग्जिट क्यों करना चाहता है, पहले तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि एंडिंग द, उसे ख़त्म करना है। ये एंडलेस वार है ना, अब दिख ही नहीं रहा कुछ, ये ख़त्म होगी तो एंडलेस वार है, उसके सैनिक शहीद हो रहे हैं उसके अंदर, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अगेंस्ट है कि आप ऐसे, हमारे भी लोग मर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करना चाहता है। रिड्यूस टेंशन, वो सोचता है कि अब जो सेंट्रल एशिया है इसमें पहले टेंशन ज़्यादा थी, अब कम हो गई है। कैसे कम हो गई, जैसे जो मिडिल ईस्ट के रीजन है वहाँ पे टेंशन पहले बहुत हुआ करती थी, टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में
वो अब कम हो गई है। सऊदी और ईरान के बीच में वो अब कम होती दिखाई दे रही है। फिर अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गया, ये इसराइल के बीच में, जो इसराइल से अफगान कंट्री लड़ा करते थे, एक गल्फ नेशन लड़ा करते थे, वो कम हो गया है। तो वो भी अब शांति हो गई है थोड़ी, तो ये भी शांति हो जाएगा, तो वो भी छोड़ सकता है कि थोड़ा अब चलने दो, थोड़ा अब हम छोड़ सकते हैं। फिर इंडिया की यूएस की पॉलिसी थी ना, ट्रम्प ने जो पॉलिसी रखी थी कि हम खाली कर देंगे, उस पॉलिसी को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया था कहीं ना कहीं, पॉलिसी को अच्छी बात है। तो यूएस क्या सोच रहा है, उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर जो मिडिल ईस्ट है, इससे शिफ्ट करके वो इंडो पैसिफिक रीजन में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस पावर हो रहा है। अगर इसको नेगलेक्ट कर देगा वो, तो एक तरह से चाइना का जो इंक्रीज जो पावर हो रहा है, वो चैलेंज कर रहा है कहीं ना कहीं यूएस की हेजीमोनी को अराउंड द ग्लोब। तो अब उसकी चीज़ें क्या है, इसलिए वजह से वो छोड़ना चाहता है और इधर की साइड ध्यान लगाना चाहता है। वो हो गई यूएस क्यों एग्जिट कर रहा है, वाई यूएस एग्जिट ओनली, ठीक है ना। अब अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गेटवे टू सेंट्रल एशिया। एक अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया है, वो गेटवे देता है। अगर आपके वहाँ पे अच्छे बेस बने हुए हैं तो आप इजीली यहाँ से क्या जाओ, ईरान जाओ, छाबार पोर्ट, छाबार से आप कहाँ जाओ, अफगानिस्तान, जो आप रोड डेवलप कर रहे थे, और वहाँ से आप अच्छा अपना बेस रखो और डिफरेंट कंट्री में आप अपना डील कर सकते हो। तो एक गेटवे मिलता है हमें, अच्छी प्लेस मिलती है, सेफ प्लेस मिलती है, किस चीज़ के लिए? सेंट्रल एशिया के लिए। रिटर्न ऑफ तालिबान, इंडिया को कहीं ना कहीं खौफ है, अगर ये चीज़ हो जाएगी तो तालिबान दोबारा से रिटर्न में आ जाएगा और बूस्ट मिल जाएगा एक वायलेंस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, एक फर्टाइल ग्राउंड मिल जाएगा एंटी जो इंडियन टेररिस्ट हैं, जैसे आपका लश्कर ई ताइबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, इनको एक क्या मिल जाएगा, एक इन्हें फर्टाइल ग्राउंड मिल जाएगा पैदा होने के लिए, पनपने के लिए। तो उस पर क्या होगा, कहीं ना कहीं एंटी इंडियन है, तो इंडिया पे वो क्या करेंगे, हमला करेंगे, ठीक है। फिर वही पाकिस्तान सपोर्ट करता ही है, क्योंकि इंडिया को वैसे करते हैं, तो और भी ज़्यादा उन्हें ग्राउंड मिल जाएगा। फिर टू काउंटर द पाकिस्तान बोथ द साइड, बॉर्डर की जो बोथ द साइड है वो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो कर ही नहीं पाएंगे जब वहाँ से हो जाएंगे। इंडिया मतलब कि इंडिया की गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट किया है अफगानिस्तान में, मतलब पार्लियामेंट को बनाया है, फ्रेंडशिप डैम को बनाया है, रोड्स को वहाँ पे डेवलप किया गया है। तो बहुत सारा हमने जो एक्सपेंसिव खर्च किया है, ह्यूज हमने जो वहाँ पे एक्सपेंस किया है मैनी प्रोजेक्ट में, वो एक तरह से बेकार ही हो जाएगा ना, हमारा किया हुआ पैसा ही लॉस्ट हो जाएगा। फिर दूसरी तापी लाइन, जो आपकी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की जो बात चल रही है, लाइन गैस पाइपलाइन बनाएंगे। अगर बीच में अफगानिस्तान आतंकवादी आ गए, पाकिस्तान तो बोल देगा आतंकवादी ने रोक रखी है, तुर्कमेनिस्तान आगे भेजेगा नहीं, तो ये पाइपलाइन एक तरह से बस जो इसका ड्रीम है, वैसे बहुत लंबा ये चलता आ रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। क्यों? टेररिस्ट का ही रीज़न है, ठीक है ना। फिर ये तो और ख़त्म हो जाएगा जो पाइपलाइन डेवलप करें। कोई पाइपलाइन से फ़ायदा होता है, कोई चीज़ आप ट्रांसपोर्ट करके लाते हो, कोई चीज़ आप पाइप के जरिए आपकी आ रही है, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट का ये मानो बिल्कुल नेग्लिजिबल। आप देख सकते हो ना, एलपीजी सिलेंडर में आती है, वो कितने का था, 900,000 का है। जो एलपीजी आपकी पाइपलाइन से आती है, दिल्ली में सप्लाई होती है, ठीक है ना, पाइपलाइन, उसका जो बिल आता है ना मंथली, 200 रुपये, 150 रुपये का आता है। तो ये जो आप लगा रहे हो 500-600 रुपये की जो कॉस्ट है ना, ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो तो और बढ़ गई है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, ये बढ़ गया तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़, ऐसी कम्योडिटी है, पेट्रोल हो गया, फ्यूल जैसी कम्योडिटी है, वो हर चीज़ पे इफेक्ट डालती है। तो यही सारा कारण है इस चीज़ को बढ़ने का। तो मैंने आपको बता दिया कि आंसर राइटिंग में आपको कैसे लिखना है। इंडिया के मैंने आपको पॉइंट भी बता दी, देखो मैं ऐसे खींच के भी लिख सकता था, पर मैंने ऐसे लिखा है कि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि मेंस के टाइम के आपके दिमाग में 10 से 12 पॉइंट किसी चीज़ के लिए होने चाहिए, सॉलिड पॉइंट। तो मैंने आपको ये बता दिया इसमें क्या क्या आपको लिखना है। हम आते हैं अपने हिंदू का। जो दूसरी न्यूज़ आती है वही इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और इसमें एक केस स्टडी किया गया है। केस क्या स्टडी किया गया है कि इसमें एक केस था कि एक लड़की है, मतलब लड़की इन द सेंस कि वो एम्प्लॉय है, एक सेक्सुअल उसके साथ असॉल्ट किया जाता है, ठीक है ना। फिर वो केस चल रहा है, 2013 से वो केस चल रहा है, ठीक है ना। उस तरुण तेजपाल केस आप नाम देख सकते हैं, जो जिसने किया, तरुण तेजपाल नाम, उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट किया अपने एम्प्लॉय के साथ। तो उन्होंने केस उनके ऊपर किया कि ये चीज़, तो उसमें पाया गया है कि मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, एक तो उसमें मतलब कि लैप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्यों लैप्स हुआ, एक तो नॉलेज नहीं थी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें कुछ जो केसेस होते हैं ना, इसमें क्या आते हैं, कुछ गैजेट आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, उनकी जो चीज़ें होती हैं ना, तो वो आपकी जो अनप्रोफेशनल होता है, टेक्नोलॉजी कैसे चेक करें, मोबाइल को कैसे चेक करें, तो उस वजह से भी थोड़ा केस वो डाउन चला गया। तो इन्होंने कुछ की कंडीशन बताई हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर कोई ऐसे केस को हैंडल करना है। तो आपको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने कुछ एविडेंस एक्ट में चेंज करके कुछ कंडीशन बताई हैं कि आपको प्रोहिबिट करना है, कि मतलब किसी के प्रोहिबिट करना है कि डिफेंस काउंसलर है ना, कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछे आपका प्रोसिक्यूटर से, जो ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन ना पूछे रेप विक्टिम से, क्योंकि वो बता ना पाए, शर्मिंदा हो जाए, तो उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। मतलब कि आप उससे ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछो, कोई ऐसे एविडेंस के लिए मत बोलो कि आपके साथ रेप हुआ है आप बताओ, या फिर उसकी कोई
जो प्रीवियस लाइफ थी उसकी, मतलब कोई से थी किसी के साथ वो थी, क्रॉस एग्जामिन ऐसे मत करो कि आप ऐसे ही, आपका ऐसा ही बिहेवियर है, आपका पास्ट लाइफ भी ऐसी थी, आप ऐसे ही करते, तो कोई आपको उसकी जो विक्टिम का जो करेक्टर है उसे एसिनेट मत करो उसकी प्रीवियस लाइफ से लेकर, उसके साथ जो अभी हुआ है उस पर ही ध्यान दो, ना कि उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में आप डिस्कस करो कि आप ऐसे ही करते थे, यही करते थे, आपको यही चलता आ रहा है, ठीक है, ये बोला। फिर स्टीरियो मतलब टिपिकल जो इवोल्यूशन करना है आपको वो करना, मतलब एक तरह से आप ये मत रखो कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग मत रखो या पैट्रियार्कल बिहेवियर मत रखो, आप एक नॉर्मल चीज़ों को ओपिनियन एक तरह से नॉर्मल चीज़ों करके देखो। जो जुडिशियल ऑर्डर है मतलब वुमेन के साथ क्या हुआ है एक तरह से वही देखो। उसके लिए क्या चीज़ है, एक तो वुमेन जज होनी चाहिए, मोस्टली जो होनी चाहिए, जो वुमेन का केस सुन रही है तो वुमेन जज होनी चाहिए, क्योंकि एक औरत की पीड़ा बहुत अच्छे से सुन पाता है। अभी आपने देखा ना कि हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि स्किन टू स्किन जो टच है वही माना जाएगा किसी पॉस्को एक्ट के अंदर। अगर स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है ना तो वो पॉस्को एक्ट के अंदर नहीं आएगा, वो रेप की कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये क्या कंडीशन है, क्या स्किन टू स्किन टच में ही आप रेप मानोगे, उससे पहले आप रेप ही नहीं मानोगे, मतलब कुछ नहीं मानोगे? ये भी फिर उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, गलत बोला है हाई कोर्ट ने, उनको वापस लेना चाहिए अपना जजमेंट। वो वापस भी वो जजमेंट हुआ था। उसके बाद जो डील करना है आपको, केस को बहुत अच्छे से डील करना है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अच्छा होना चाहिए, उसे जो उसने एविडेंस मतलब जो उसने बोल दिया है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो एक बार उसने बोल दिया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो बार बार उसे पूछना नहीं कैसे हुआ, दोबारा बताओ कि ठीक है आप कोर्ट में अलग पूछ रहे हो, रिपोर्ट अलग लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपको करना है ना, एक तरीके से अच्छे से उसको करना है, ना कि बार बार चीज़ों को उत्पीड़न उसके साथ करना है। और उन्होंने बोला है कि इंडियन पीनल जो कोड आया था, अमेंडमेंट किया गया था 1983 में, उस कोड को भी उस कोड को भी 1983 में क्या अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें बोला गया था ये डिस्क्लोज, नाम नहीं ओपन हो जाए, रेप जो होगा, रेप का जो विक्टिम है ना उसका नाम नहीं होना ओपन होना चाहिए। अगर ओपन करता है कोई, या फिर केस की जो फाइल रहती है उसमें लिखा होता है विक्टिम का नाम, वो पनिशेबल माना जाएगा सेक्शन 228A के अंदर। ऐसा चेंज किया गया था, इसलिए विक्टिम का नाम नहीं आता है, कोई डिफरेंट नाम आता है। ऐसा पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह केस में ऐसा वर्डिक्ट सुनाया था, ठीक है ना। नॉट मेंशन इन द जजमेंट में भी नाम नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में कहीं भी डिस्कस नहीं होना चाहिए विक्टिम का नाम, या फिर सर्वाइवर हस्बैंड नेम, किसी का भी नाम मेंशन नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी इज़ नॉट हैज़ बीन मेंशन इन द जजमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लास्ट में यही बोलते हैं, इथिक्स में आ सकता है पूछने के लिए, लास्ट में यही बोलते हैं कि अनबायस्ड ऑनेस्ट जजमेंट आपको रखना है अकॉर्डिंग विद द लॉ। फेयर एंड इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है, ठीक है ना। टेक्निकल टर्म में भी आपको करनी है कि टेक्निकल टर्म में कोई आपको चीज़ें मिले, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, नॉट लीड टू द टोटल रिजेक्शन, उसे टोटल रिजेक्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। जैसे आपको चैट मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो सबूत है, तो उसे टोटल नेगलेक्ट नहीं किया जाए। और 1983 में रिगार्डिंग द क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, मतलब कि क्या है, क्रिमिनल सेंस, मतलब ये चीज़ें हैं, ये अमेंडमेंट किए गए थे 1983 में, देखो ये किया गया था। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, एविडेंस एक्ट में चेंजेस किया गया था कि आपने एक बार किसी का एविडेंस ले लिया तो एक बार फिर वो आपको माना जाएगा, ऐसे नहीं बार बार आपको उसे परेशान करो। यही है कि आप लिख सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 एक्ट मेंशन कर सकते हैं, ये वाला, फिर एविडेंस एक्ट कर सकते हैं मेंशन, ये वाला कर सकते हैं। फिर इथिक्स में लिखने आएगा तो ये मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसे चीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को टोटल नेगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। जो वुमेन है उस पर ध्यान रखना चाहिए कि उसने एक बार दे दिया तो प्रीवियस लाइफ से उसे मतलब इस केस को ना चेक किया जाए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बोल रहा है, उसने एक बार अपना बयान दे दिया किसी के सामने, या फिर उसने सही तरह बयान दे दिया अपना, तो उसे बार बार ये ना पूछा जाए दोबारा बयान दो, दोबारा उसका ट्रायल स्टार्ट किया जाए, ऐसे बार बार ना किया जाए, और उसका विक्टिम का नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। तो ये 3-4 चीज़ का दिमाग में रखना है, क्योंकि सोसाइटी चीज़ सोच के चल रही है। जो दूसरी न्यूज़ आती है इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, ये मैं खुद नहीं पढ़ता कोरोना की न्यूज़, ठीक है ना। प्रेसिंग द थ्रेटिक न्यू डेल्टा वेरिएंट आया, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इंडिया में उसके केस मिलने स्टार्ट हो गए हैं। चेंज ऐसा क्यों हो रहा है कि आप भी गोली खा रहे हो ना, नहीं, आप नए प्रैक्टिकल चल रहे हैं, जैसे मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी, ठीक है, फिर आप कॉकटेल करके कोई दवाई बनाइए कि 3-4 दवाई को मिला के कॉकटेल करके खिला रहे हो, तो वो दवाई जब कोरोना वायरस का मरीज़ खा रहा है ना, उसके अंदर खुद ही म्यूटेशन होकर दूसरा वायरस निकल रहा है। तो एक तरह से आप खुद ही बना पा रहे हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने बात की है, मैं इसे नहीं पढ़ूँगा, ठीक है ना। कोई दिमाग ख़राब नहीं करना, किसी के अंदर कोई चीज़ें ऐसी पैदा नहीं करनी, एनजाइटी फील हो सोच के, कोई ये वो सब मैं पढ़ता भी नहीं उस चीज़ें का, कितना हुआ क्या हुआ, जो होगा ऊपर वाला देख ले जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर। अभी नीड क्या है कि फुल्ली डिस्क्लोज करो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ना, अपने कितने पार्टियों को कितने मिले। आपने देखा कि 650 करोड़ के बीजेपी को मिले, तो आप डिस्क्लोज करो। एक तरह से वो ब्लैक मार्केटिंग आप खुद जनरेट कर रहे हो और जानबूझ के ऐसी स्कीम लेके आए हो। 2014 में एक केस है
कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस आया था कि इसमें इलीगल एक्सेप्टिंग डोनर जो बीजेपी थी और कांग्रेस थी, तो ये दोनों ही पार्टी इलीगल एक्सेप्ट कर रही थी डोनेशन को 2 कंपनी से, जो वेदांता ग्रुप की कंपनी थी, ये फॉरेन कंपनी है। इससे अब पर हमारा फॉरेन जो आपका कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 1976 वाला, वो क्यों बोलता है आप डोनेशन नहीं ले सकते अंडर लॉ के बगैर, अगर लॉ में आता तो ही डोनेशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते, ठीक है ना, किसी फॉरेन कंपनी से। पर दोनों ही ले रही थी। फिर उन्होंने क्या किया कि बाय पार्टीशन मूव निकाला कि सपोर्ट दोनों ने एक किया कि हाँ कांग्रेस ने बोला ठीक है, बीजेपी ने बोला ठीक है, उसके लिए नया रूल लेके आ गया, आपने रूल में चेंज कर दिया FCRA रूल में, क्योंकि दोनों पार्टी गलत काम कर रही थी, दोनों पार्टी एक हो गई। तो ये कहीं कहीं चीज़ हमें करती है, हमारा मूर्ख बनाती है, आगे चल के हम ही मूर्ख बनते हैं बाद में, ये दोनों एक हो जाते हैं। खुद सोचो ना, एक क्लास में 500 बच्चे हैं, तो 500 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, उसमें चाहे कोई भी होगा, वो एक दूसरी सपोर्ट तो कहीं ना कहीं करेंगे ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, वो बस हमारे घुमाते हैं, सामने हमारे कुछ भी हो, पीछे वो एक ही रहते हैं। आपको समझ में आया ना आए, एक पॉलिटिक्स है। फिर न्यू फॉर्म जो है आपकी एनोमिटी थी, मतलब कि चीज़ों को छुपाया, ये सब किया जा रहा था। फिर ADR ने बोला था कि ये जो गलत चीज़ किया जा रहा है, ओनली प्रॉफिट मेकिंग जो डोमेस्टिक कंपनी है वही कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी पहले ऐसा था, जो प्रॉफिट चल रही है ना कंपनी, एक तो डोमेस्टिक होनी चाहिए, प्रॉफिट में चल रही है वही कर सकती हैं। फिर आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लेकर चेंज कर दिया, नहीं जो लॉस में भी चल रहे हैं वो भी कर सकती हैं। भाई लॉस वाली कंपनी क्यों करेगी, ठीक है, या तो फिर आप कुछ पीछे घुमा रहे हो। पहले क्या था कि फॉरेन जो कंपनी है या कोई कंपनीज है, कोई कंपनी है, वो मतलब कि उसके वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। बाद में आपने बोला नहीं, कोई फॉरेन कंपनी अगर उसका ऑपरेटिंग इंडिया में है, अगर वो इंडिया में ऑपरेट हो रही है, मतलब कि कोई अमेरिकी कंपनी है, इंडिया में भी है, वो इंडिया में भी ऑपरेट होती है वो, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है भैया। चाहे वो शेल कंपनी बना के कुछ आप गलत सुलत कर लो। 2017 में मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर बोलते हैं कि आप कैश डोनेशन भी कर सकते हो, वो 20,000 से 2,000 तक का आपने घटा के 20,000 2,000 तक का कर दिया। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कितना फंडिंग आपके पास है। तो ये सब चीज़ों की आप खेल जो खेल रहे हो चीज़ों के साथ, ये गलत चीज़ है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की डोनेशन आई, बस SBI को पता है, ना देने वाले को पता है, ना लेने वाले को पता है। आपने ऐसा बोला, पर आप खुद बताओ, आप SBI से बॉन्ड खरीद के लाए और आपने 1 करोड़ के बॉन्ड खरीद के लाए, किसी मिनिस्टर के पास गए बीजेपी के, आपने 1 करोड़ के बॉन्ड उसे दिए, उसे तो पता है, और बेचने वाले को पता है मैंने इसे दिया, और खरीदने वाले को लेने वाले को पता है उसने मुझे दिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो भगा रहे हो पब्लिक को, हमने बॉन्ड स्कीम लेके आए, ये सब लेके आए, गलत चीज़ है। और सुप्रीम कोर्ट बोल भी चुका है कि आप ये ADR जो PIL थी ADR की, इसको चैलेंज किया गया था कि जो बंगाल में चीज़ें हो रही थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था कोर्ट ने। तो उस सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, चीज़ों को सोचना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड है, आप एक तरह से ओपन रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, ब्लैक मनी उससे ही जनरेट करोगे, तो क्या आप ब्लैक मनी ला पाओगे इस भारत के लिए। हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पढ़नी है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने हैं। तो हम जाते हैं अपने बेसिक नोट्स पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड से। ये इंट्रोड्यूस किए गए थे फाइनेंशियल बिल 2017 में, इसको लेके आए थे, और नोटिफाई 2018 में इसको कर दिया गया था। प्रॉब्लम सॉल्व क्या करनी थी, ब्लैक मनी जो लोग क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को देते थे, करप्शन होता था, उसको कम करने के लिए लेके आए थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ये इशू किए गए थे इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो कम से कम इनको बॉन्ड बना दो, पहले कैश वैश भी ले लेते थे ना, बॉन्ड बना दो कि पर्टिकुलर चैनल से खरीद के पर्टिकुलर पार्टी को आप दे सकते हो। अब फीचर्स क्या है इसके अंदर, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये डोनेशन के लिए काम आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ठीक है। ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप इसको खरीद सकते हैं, इशू एंड इन कैश, ठीक है ना। आप फिर बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, आप वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसे मतलब क्या करेगा, इशू करेगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। 15 दिन मतलब कि वैलिड फॉर 15 डेज़। जैसे आपने आज खरीदा तो ये 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको पार्टी को भी देना है, पार्टी को इसे बैंक में दोबारा से जमा करना है कि उसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाए। तो 15 दिन के वैलिड रहेगा। और आप एक तरह से क्या देख सकते हैं, ये 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की फॉर्म में, मतलब ये नहीं कि आपको 2 करोड़ चाहिए तो 2 करोड़ के मिलेंगे, नहीं, इस फॉर्म में मिल सकते हैं। तो आपको 2 करोड़ के चाहिए तो 1-1 करोड़ के 2 लेने पड़ेंगे, 2,000 के चाहिए तो 1-1 हज़ार के 2 लेने पड़ेंगे, 20,000 के चाहिए तो 10-10 हज़ार के 2 लेने पड़ेंगे। अगर आपको क्या चाहिए 25,000 के चाहिए तो 10-10 हज़ार के 2 और 1-1 हज़ार के 5 लेने पड़ेंगे। तो इस फॉर्म में ही मिलते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वही खरीद सकते हैं, जो सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 के अंदर है। कौन सी पार्टी जिनके पास लेस देन 1% उन्हें वोट मिला हो किसी भी जनरल इलेक्शन में, ठीक है ना, पार्लियामेंट का हो या फिर स्टेट का हो, उन्हें कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए, वो पार्टी खरीद को आप दे सकते हैं। बॉन्ड आर अवेलेबल, ये अवेलेबल होते हैं परचेज एनी पर्सन, कोई भी नहीं खरीद सकता, हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया और कोई कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 10 डेज ईच इन द मंथ, मतलब
10 दिन के पीरियड इसमें डिसाइड किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की, ये 4 महीने डिसाइडेड किए गए हैं। इसमें आप शुरू के 10 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन में कभी भी डिसाइड करेगा आप खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या कोई कॉर्पोरेट हो या कुछ भी हो जो इंडिया के अंदर मे बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती रहती है। सिंगुलरली खरीद सकते हो, जॉइंटली किसी के साथ मिलकर खरीद सकते हो। डोनर नेम इज़ नॉट मेंशन ऑन द बॉन्ड, डोनर का नाम मेंशन नहीं होगा बॉन्ड पे, ये बात आप याद रखना। ये कुछ फीचर है प्री के लिए आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और चीज़ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वही है, एक इसमें एनोमिटी है, दिस नो ऑब्लिगेशन नहीं है पार्ट ऑफ द डोनर पे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब डिवाइड डोनेशन कम फ्रॉम, ठीक है। यही है कि कोई एनोमिटी नहीं है कि इतना रोकथाम है, क्या है, कुछ भी खरीदो किसी को बेचो, कुछ पता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ऑल्सो गो अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी, कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल बोलता है पॉलिटिकल फाइनेंस का। कंपनी विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्टी, कंपनी भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी, और ठीक है, और वो कंपनी किसको दे रही है वो भी डिस्क्लोज नहीं करेगी, तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं है। मैं बताया ना आपको, आप SBI से 2 करोड़ के लोन खरीदो, 2 करोड़ के आपने खरीदे, ठीक है ना। SBI ने आपको बॉन्ड पे भी नाम नहीं दिया, वो आपने जाके कंपनी को मतलब किसी पार्टी के किसी आदमी को दिए, कोई बड़ा उसका जो होगा या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसको ही दिए जाके सीधा, तो समझ जाएगा इस आदमी 2 करोड़ रुपए दिए, मेरी सरकार आएगी मैं इसे फ़ायदा करूँगा, इस आदमी को अपनी डायरी में नाम नोट कर लेगा। तो एक तरह से क्या है कि आपने हमें तो बता दिया, हम बॉन्ड लेके आए हैं, पैसा ख़त्म कर रहे हैं, पर आप पीछे पीछे बैक चैनल क्या चला रहे हैं वही सब चीज़ चालू है। फिर पहले क्या था, एक प्रोविज़न था कि जो कंपनी है ना वो 7.5% तक ही दे पाती थी, जितना उसका टोटल एसेट है कंपनी का, जितना टोटल उसका सब कुछ है। अब वो आपने कैप भी ख़त्म कर दिया, कितना ही दो। पहले क्या था कि जो प्रॉफिट वाली कंपनी है वही दे सकती हैं, अब तो वो आपने ये भी कर दिया कि लॉस कंपनी भी दो। भाई लॉस कंपनी कहाँ से देगी। और आपने पहले क्या था कि कंपनी क्या है वो 3 ईयर एग्जिस्ट होनी चाहिए, कि यानी कि 3 ईयर का वो इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़ें हैं कि आपने नो नीड टू प्रॉफिट और लॉस कंपनी रिक्वायरमेंट, कंपनीज एग्जिस्ट 3 ईयर, बस रिक्वायरमेंट यही है कि 3 साल वो कंपनी इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई भी कंपनी कंट्रीब्यूट कर सकती है, चाहे वो शेल कंपनी भी। शेल कंपनी क्या होता है कि नाम की कंपनी होती है, बस आपने कंपनी बोल के रजिस्टर्ड कर दी, और उसके बाद क्या होती है डोनेशन के लिए का यूज़ करते हैं इनको, बस डोनेशन देने के लिए, वो ऐसे भी आपने बोल दिया। तो एक तरह से यही सब चीज़ गलत चीज़ चल रही है। पॉलिटिकल पार्टी ये डिले करती हैं, एक ऑडिट सबमिट होता है कि आपको कितना फंड मिला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसमें भी आप डिले करते हो ऑडिट। अभी मैं अपना ऑडिट सबमिट ना करूँ अपनी कंपनी का, तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा, ये छापा, वो छापा, इतने सारे नोटिस आ जाएंगे, पर इनके ऊपर कोई नोटिस नहीं है ऐसा कि यार ऑडिट सबमिट करने में देरी कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप याद रखना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपकी एनोमिटी है आपके अंदर, फिर प्रोविज़न नहीं है, कैपिंग सिस्टम आपने ख़त्म कर दिया है, प्रॉफिट लॉस में कोई भी दे सकता है। फिर वो देर से क्या करती हैं, वो अपना ऑडिट सबमिट करती हैं। हम आते हैं अपने हिंदू के ऊपर। जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है ये तो कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, जो आपने शिफ्ट किया है कि मतलब वैक्सीनेशन की ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कुछ इसमें हिस्ट्री बताई है कि अभी मोदी जी की इसने तारीफ़ की है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कि पहली बार जब ये आपका पोलियो इंडिया में आया था तो उसके पूरे 1 डिकेड बाद दवाई मिलना स्टार्ट हुआ था। जैसे 1955 में और 61 में दवाई आई, 2 डिकेड बाद इंडिया में 1970 जब 10-12 हज़ार केस हो गए थे, तब पोलियो की दवाई आपने परचेज़ करना स्टार्ट किया था। उन्होंने बहुत सारी हेपेटाइटिस बी आया था, तो स्टार्टिंग 1982 में आया था, फिर दवाई देना आपने 2002 में स्टार्ट किया था। स्मॉल बॉक्स आए थे, फिर स्मॉल बॉक्स में आपने देर से किया था, पर जो मोदी ने स्टेप लिया है कि सिंगल डे में हमारे इंडिया 4.3 मिलियन बेनिफिशियरी रिसीव कर रहा है कोविड-19 वैक्सीन, 25 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, एक और वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है एक तरह से, तो आप देखोगे। फिर उसके बाद कोविशील्ड, कोवैक्सीन जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं, जो इंडिया में बन रहे हैं। पहले कोई भी जो इतने वायरस थे ना, इनकी इंडिया में नहीं बनते, हम इम्पोर्ट करते थे सारी वैक्सीन, ठीक है ना। बहुत बाद में बननी स्टार्ट हुई, सब ये मोस्टली इंपोर्ट करते थे। पर अभी क्या है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंडिया में बन रही है, और भी कंपनी द्वारा और भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करने वाली हैं। एक तरह से ये सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की है। दूसरा आता है एम्बैरेसिंग क्रिप्टो करेंसी। अभी हमारे यहाँ क्या है, कोई लीगल क्लासिफिकेशन नहीं है किस चीज़ की क्रिप्टो करेंसी कैसे यूज़ करें, ना ही हम प्रोहिबिट है, मतलब रुकी हुई है इंडिया में। तो हम क्या है कि उसका गलत उपयोग भी हो सकता है इंडिया में, कोई रेगुलेशन भी नहीं है उस पर, कोई लीगल वो भी नहीं है, और उस पर कोई वो लीगल भी नहीं है इंडिया में कि उसे ख़रीदना, और उस पर कोई रोकथाम भी नहीं है। तो एक तरह से गलत यूज़ हो सकता है। अभी रिसेंटली देख एल सल्वाडोर एक कंट्री है, या आप लैटिन अमेरिका में जाएंगे ना, ऐसे कंट्री है, नीचे पनामा है, कोस्टा रिका है, ऊपर जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे एल सल्वाडोर है, जो पैसिफिक से अपना वो छूती है, छोटी सी कंट्री है। जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे साउथ अमेरिका हो गया, बीच में जो एरिया है कैरेबियन सी के साइड में, तो यहाँ पे छोटी सी कंट्री, इसने लीगलाइज कर दिया अपनी कंट्री में टेंडर कि हम बिटकॉइन को हमने क्या कर दिया है, एक तरह से अपनी डिजिटल करेंसी घोषित कर दिया इस देश ने। तो यही सारी चीज़ें कि कब स्टार्ट हुई,
8 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, फिर 2010-13 में मतलब बिटकॉइन ने बहुत इसने हाई जंप किया, और रिस्क भी देखा गया कि रिस्क हुआ, बहुत सारा रिस्क इसमें चेक किया है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन में। हैकिंग, जो हैकर्स थे वो बिटकॉइन में पैसा ले रहे थे। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी ये बढ़ा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस को बढ़ा सकता है, टैक्स इवेजन को बढ़ा सकता है, चुपके चुपके चोरी करके आप टैक्स इवेज कर सकते हो। कैसे कि आपकी कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना, आप दिखाओ 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 99 करोड़ का आपने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। किसको पता है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म में आपने अपने पास सेव करके रख ली, तो टैक्स इवेजन भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको टैक्स तो 1 करोड़ का देना पड़ेगा। फिर 2018 में क्या किया आरबीआई ने? इस पर बैन लगा दिया, इम्पोज ए बैन, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में टोटली बैन लगा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने खरीद रखा होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो क्या हुआ, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा भाई ये राइट है हमारा कि ठीक है हम किसी चीज़ में डील करें। सुप्रीम कोर्ट ने वो ओवरटर्न कर दिया और वो क्या कर दिया, वो बैन को हटा दिया। फिर आरबीआई ने क्या किया, कुड अचीव द ऑब्जेक्टिव टू कर्विंग द रिस्क ऑफ द, मतलब कि आरबीआई को और बोला कि आरबीआई से आप ये बैन वैन लगाना छोड़ो, आप कोई लीगलाइज प्रावधान लाओ कि आप कैसे कर्व कर सकते हो, रिस्क को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है ना, जो आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करो उसके रिस्क को कैसे कम कर सकते हो, उस पर आप ध्यान रखो। तो इन सब चीज़ को देखते हुए एक बिल आया 2021 में ही बिल आया है। बिल का नाम है ड्राफ्ट क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, ये बिल लेके आया। इस बिल में क्या बात की गई है, जो क्रिमिनलाइज किया जाएगा ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को, और एक आरबीआई अपनी ही डिजिटल करेंसी को निकालेगा जिसको आरबीआई बैक करेगा। ये भी बिल है, एक्ट नहीं बना है, आरबीआई जिसको बैक करेगा। तो ये बिल है, पार्लियामेंट में चल रहा है, अब देखते हैं क्या होगा आने वाले टाइम में। फिर उन्होंने कुछ कंट्री के लेसन्स बताए, जैसे यूके, सिंगापुर, यूएस, ये बैक करते हैं। जैसे सिंगापुर ने क्या किया कि इस करेंसी को मतलब एक तरह से लीगलाइज कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद यूके ने भी इसको लीगलाइज बैक सपोर्ट दे दी है। तो यही है कि आप इस चीज़ को नहीं रोक सकते। कॉन्ट्रैक्ट लॉ टू फेमिंग द कंट्री टू द, मतलब कि एक तरह से लीगलाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को। यूएस ने ओपन अप्रोच कर दिया, टेकन बाय द अथॉरिटी रिजल्टिंग द ट्रेड क्रिप्टो करेंसी बीइंग बोथ, ठीक है ना। उन्होंने टैक्स वैक्स भी लगाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि लीगलाइज प्राविधान ला के, ठीक है आप खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, हम टैक्स वैक्स पे करो, हम बैकिंग भी देंगे आपको इस चीज़ की। तो एक ग्लोबल जो रेगुलेटरी एटीट्यूड है, मतलब कि टूवर्ड द क्रिप्टो करेंसी ऑफर द वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द अल्टरनेटिव वे टू अचीव द बैलेंस रेगुलेशन। आपको एक रेगुलेशन लाना चाहिए, और एग्जिस्टिंग जो रियल क्लासिफिकेशन है क्रिप्टो करेंसी शुड नॉट बी, मतलब एक तरह से प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है टू अलाउ द प्राइवेट इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू हार्नेस द पावर, जो पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है विद द अप्रोप्रिएट रेगुलेटेड स्टैंडर्ड, कि आपको जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, आपको लेनी चाहिए। और वो कैसे लेनी चाहिए, आप ठीक है उसे रेगुलेट करो, चीज़ों जो उसकी गलती हैं उसको बाहर करो, ना कि उसको टोटली बैन लगाओ। बैन लगाना सॉल्यूशन नहीं होता, आप टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं जा सकते, टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा आपको। सब कंट्री अडॉप्ट कर लेंगे, आप बैन रखोगे, ये कहाँ की चीज़ है। तो मैं आपको क्या बताऊँ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज में हम जाएंगे अपने नोट से। जो क्रिप्टो करेंसी होती है डिजिटलाइज एसेट, आपको पता है डिजिटल है, ये मतलब किस बात करिए, स्प्रेड थ्रू द मल्टीपल कंप्यूटर शेयर्ड नेटवर्क। तो बहुत सारे कंप्यूटर में रहती है, इसे बोलते हैं क्या नाम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये बहुत सारे कंप्यूटर में एक साथ होती है, ठीक है। यहाँ से डिलीट होगी तो सब में पता लग जाएगा, यहाँ से डिलीट हो गई, यहाँ से ऐड होगी तो सब में पता लग जाएगा ऐड हो गई। तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटरलिंकिंग होता है हर चीज़ का, तो इसमें आप करप्शन नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे करप्शन करने की कोशिश करोगे सब में पता लग जाएगा। तो ऐसी मल्टी होती है, यहाँ पे बेची गई तो सब में पता लग जाएगा। तो एक तरह से ऐसे ही होती है, इनक्रिप्टेड टेक्निक से बनी होती है, यूज़ सिक्योर नेटवर्क ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो पढ़ते हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, ये वो सब है, उसी टेक्नोलॉजी वर्क है और सेफ होती है। एब्सेंस ऑफ एनी, मतलब सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है इसमें। इट इज़ मेंटेन थ्रू द, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उससे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे ये है, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इसे। ये मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे चलती रहती है कि इसने इसको खरीदा। ये क्या होता है, कंप्यूटर की माइनिंग होती है, कंप्यूटर की भी माइनिंग होती है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर लगा के और माइन किया जा सकता है कि इससे नीचे आप बाइट्स को ले जा नहीं सकते। तो एक तरह से वो माइनिंग होती है। माइनिंग को क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज यूज़ होती हैं, कंप्यूटर यूज़ होते हैं। आपने पता लगा आपको 10,000 कंप्यूटर लगाने हैं, 10,000 कंप्यूटर और एक बिटकॉइन निकाल पाओगे आप, ठीक है ना। तो एक तो 10,000 कंप्यूटर की कॉस्ट हो गई, कितनी सारी चीज़ें होगी, तो एक बिटकॉइन निकला, ठीक है ना। तो उसको आप मार्केट में सेल कर दोगे ऐसे डिजिटल करेंसी। तो एक तरह से ऐसा पूरा ये नेटवर्क है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। जो बिटकॉइन की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी 2019 में, मतलब कि 2019 में नहीं 2009 करना है इसे, 2019 में लॉन्च की गई थी। ये आपकी सिडोनियस, आपके संतोषी, आपके नाकामोतो हैं करके, नाकामोतो, इन्होंने ये लॉन्च की थी। बिटकॉइन सक्सेस किया था, नोन एज द
एल्ट कॉइन के रूप में, मतलब इसको दूसरा नाम भी दिया गया था। सम ऑफ द वेल नोन जो एल्ट कॉइन है इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, ये है लिट कॉइन हो गया, पी कॉइन हो गया, नीम कॉइन हो गया, आपका एंथ्रीम हो गया, ये कुछ अलग क्रिप्टो करेंसी, आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन में पूछ सकता है। एडवांटेज क्या है कि फंडिंग ट्रांसफ़र बिटवीन टू पार्टीज़, ये दो ही पार्टीज़ के बीच, जिसने बेचा और जिसने खरीदा। अभी आप यूज़ करते हो डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, इसमें बीच में थर्ड पार्टी होते हैं, जैसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है, वो बीच में चेक करता रहता है। आप यहाँ से पैसे भेजोगे, पहले वो जाएंगे, आप जाओगे NPCI के पास, वो रिपोर्ट जाएगी, वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो थर्ड कंपनी बीच में खड़ी है। पर क्रिप्टो में क्या है, कोई नहीं है, जिसने खरीदा जिसने बेचा डायरेक्टली लिंक है। तो एक ये है, इससे क्या होता है, चीफ अल्टरनेटिव बनता है, क्योंकि इसकी कमीशन तो होता होगा ना कुछ, चाहे वो आपसे ना लेता हो, बैंक से लेता हो, किसी गवर्नमेंट से लेता हो, पर इससे क्या होता है, चीफ अल्टरनेटिव कंपेयर होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से चीफ ये अल्टरनेटिव है। पेमेंट आर सेफ एंड सिक्योर, ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होता है, ठीक है, क्योंकि वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन वाला सिस्टम है, वो है इसके अंदर। फंडिंग ट्रांसफर कंप्लीटली विल मिनिमाइज द प्रोसेस ऑफ फ़ी, कोई फ़ी नहीं लगेगी, डायरेक्टली गया तो कोई फ़ी नहीं है। अब इसमें फ़ी भी लग सकती है, आप चार्ज भी दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसकी बहुत है। क्रिप्टो करेंसी लाइक ए बिटकॉइन आर नॉट रूटेड इन एनी मटेरियल गुड, कोई मटेरियल तो है नहीं है कि गोल्ड है कि चलो ठीक है आपने गोल्ड खरीदा, एटलीस्ट आपके पास गोल्ड तो आया, कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। सम रिसर्चर्स say however they identify the cost of the production of bitcoin which require the increasing a large amount of energy क्या है कि जितनी बड़ी एनर्जी होगी उतनी आप बिटकॉइन निकाल पाएंगे। तो वही है कि ज़्यादा कितनी सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसको माइनिंग करने के लिए, तो वही है कि उसके हिसाब से उसकी प्राइस, मार्केट प्राइस फिक्स की जाए। फिर इसके बाद क्रिप्टो करेंसी आर नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर, सब जगह एक्सेप्ट नहीं है, वो कोई कंट्री टोटली बैन किया हुआ है। लिमिटेड वैल्यू एल्सवेयर, कभी इसके अब देखा ना, अप्रैल में इसकी 60,000 डॉलर थी और अप्रैल का मई में सीधी $30,000 हो गई। तो एक तो देखो कितना नीचे आधी हुई एकदम से, तो लोग कितने प्रॉब्लम हो जाएंगे। पेमेंट आर नॉट इरिवर्सिबल, एक बार चला गया तो ये नहीं है कि पेमेंट वापस आ सके। जैसे बैंक के खाते गलत पैसे में चले गए तो बैंक क्या करता है, वापस भेज देता है, ऐसा भी नहीं है। ईजी टू फोकस ऑन इलीगल एक्टिविटीज़, जैसे आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, पॉसिबल टेररिज्म फाइनेंसिंग इससे हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, आपको याद रहना चाहिए क्या क्या एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि तो वर्डिक मतलब पूरे एडिटोरियल में से आपको पूरा सलाड निकाल के मैं इसमें निकाल के दे देता हूँ, इसके अंदर की एडवांटेज डिसएडवांटेज, और थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि हमें क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ रहते हुए कुछ रेगुलेशन ला के हमें कंट्रोल करना चाहिए, जो उसके रिस्क हैं उसको कम करना चाहिए। तो ये है टेलीग्राम चैनल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, थैंक यू।